नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास, बाबा की खरी खोटी। आप लगातार सुनते हैं, देखते हैं और आज का मुद्दा बहुत अहम है। आज हम बात कर रहे हैं यानी कि ऐसे मुद्दे पर जिससे सर भी चकराएगा, आपको ग्लानि भी होगी, आपको दुःख भी होगा, तकलीफ भी होगी और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि 21वीं शताब्दी में एक चुनी हुई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? और एक चुनी हुई सरकार एक महिला के साथ जब इतना जघन्य अपराध होता है, जब उसके शरीर के सभी हिस्सों को वैसी दरिंदे नोचते हैं, चोपते हैं और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसको लेकर कानूनी उलझन भी है, पचड़न भी है, कानून अपनी गति से चलता है। साढ़े 4 घंटा बंगाल में जिस युवती के साथ जो एक डॉक्टर थी और प्रैक्टिशनर थी, उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें साढ़े 3-4 घंटा उसके घर वाले बाहर खड़े रहे पुलिस थाने के बाहर। बैठने की जगह नहीं दी गई उनको और उनको प्रताड़ित किया गया, वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते थे। और पहले पुलिस ने और मीडिया ने, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, उसने साबित करने की कोशिश की कि उस युवती ने आत्महत्या की है। 125 ग्राम से ज्यादा, 200 ग्राम से ज्यादा मनुष्य का जो वीर्य होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिला है। आप ये सोचिए कि कितना विभत्स है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। इस देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता है, ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी के खिलाफ रैली की। ममता बनर्जी के साथ अपने अपने चेले चाटों के साथ मिलकर सड़क पर पदयात्रा की और ममता बनर्जी को बचाने के लिए ये पूरा केस पुलिस से हटकर सीबीआई को दे दिया, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे, पुलिस समझ नहीं पा रही थी और पूरा देश आंदोलित है। लेकिन वो ऑल आइज ऑन रफाल वाली वो जो जितनी भी चेचक नुमा दाग वाली वो जो भौंडी हीरोइनें थी, वो आपको नहीं दिखेंगी। तमाम एक्टर्स आपको नहीं दिखेंगे। एक्टर है कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि वो भांडवुड है। तो भांडवुड भी नहीं दिखा। आपको तमाम राजनेता भी एक्टिव नहीं दिखे महाराज। केवल एक ही वो लोग एक्टिव दिखे और कुछ लोग एक्टिव हुए, जैसे दिल्ली के शहंशाह, राजा के बेटे पप्पू की बात कर रहा हूँ। वो एक्टिव हुए, 4 दिन बाद एक्टिव हुए, जिसको पटक कर ममता ने ही सेट कर दिया। ये वो पिंकी दीदी कहाँ है? पिंकी दीदी नजर नहीं आई। तो इस पूरे मुद्दे पर शायद मेरी स्टार्टिंग थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आक्रोश इतना है, दुख और गुबार इतना है, दिल में दर्द इतना है कि मैं इस पे क्या कहूँ। बाबा जी, क्या आपको लगता है कि हर एक आम आदमी, हर एक आम हिंदुस्तानी जिसकी बेटी नहीं हो या फिर जिसकी बेटी हो, वो असुरक्षित महसूस कर रहा होगा ऐसे मुद्दे को लेकर? और कल नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो कि लाल किले के प्राचीर से भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है ये, उस पर हम लोग मौन है, क्यों ना हम सबसे कठोर दंड दें इस पर, क्यों ना आगे आए। जी देखिए, आपको ध्यान होगा जब निर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी जीवित थी, मुझे याद है। और संसद में उन्होंने बहुत जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था और पूरे देश में बवाल मचा था। और तब यह माना गया था कि निर्भया कानून जो उसके बाद बना वो इतना सख्त बनाया गया कि उसमें अगर आप एक महिला के तरफ अगर सिर्फ आपका देखने का ढंग, आपकी निगाह भी अगर गलत है, आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, आपने अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं कहा, अगर आपने सिर्फ गलत निगाह से महिला को देखा और महिला को लगा कि आपका देखने का तरीका गलत है, तो भी वो आपके खिलाफ केस कर सकती। इतनी कड़े प्रावधान बनाए गए थे और फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी। अब इससे कड़ी आप सजा क्या देंगे? तब देखने पे सजा और
यदि कोई ऐसा काम हो जाए तो मृत्युदंड। अब इससे बढ़ के आप सजा एक सोसाइटी में क्या दे सकते हैं? इसके बावजूद क्या इस प्रकार के अपराध देश में रुके? मुझे बताइए। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। आज देश जो है उद्वेलित है क्योंकि उस बेचारी पीड़ित महिला, उस डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना सर, वो आदमी को अंदर से हिला देती है। मतलब खोपड़ी, स्कल में फ्रैक्चर, आंखों से खून निकल रहा है, profusely bleeding from the vagina, more than 150 ml of semen found in the body। अभी मैं एक बंगाल की ही एक डॉक्टर का एक वक्तव्य सुन रहा था। उसने बोला जी मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं। कहते हैं अगर ये पूरी तरह एक गैंग द्वारा किया गया कुकृत्य है, 150 ml सीमन एक आदमी के बस का है ही नहीं, चाहे वो कितनी बार भी करे। ये एक डॉक्टर बोल रही है। कहते ये एक बहुत बड़ा गैंग था जिसमें कई लोग थे, 5 7 8 लोग रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद उसकी दोनों टांगें जो है वो 180 डिग्री पर खोल दी गई थी, जिससे उसकी जो ये पेल्विक बोन है ना, ये टूट गई थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। ये एक बात तो तय है कि लड़की संघर्ष कर रही थी, लड़की संघर्ष कर रही थी, और महिला जब संघर्ष करने पे आती है तो एकदम शेरनी बन जाती है। और एक बात और बताऊं आपको, अगर महिला ने कोऑपरेट नहीं किया तो आप महिला की टांगे खोल नहीं सकते। कितनी भी अगर बहुत कमजोर भी होगी, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी, यू कांट ओपन हर लेग्स। यहां पे उसकी दोनों टांगे खोल के 180 डिग्री पे खोल दी गई है, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। ये काम एक आदमी कर ही नहीं सकता। एक अकेला आदमी किसी दूसरे मनुष्य की दोनों टांगे इस तरीके से खोल ही नहीं सकता। अगर दूसरे वाला संघर्ष कर रहा है तो, और जीवित है। ये सारी बातें चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि इट वॉज अ गैंग। एक चीज और आपको और बताऊं, आज एक महिला डॉक्टर का एक ऑडियो वायरल है, जो वो फोन पे किसी अपनी अन्य सहेली को बंगला में बात करी, वो मैंने पूरा सुना। और अगर आप ध्यान से सुने तो बंगला आप समझ लेते। उसने तो पूरे बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज की पूरी गाथा सुनाई है कि मेडिकल कॉलेजेस में, बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में क्या चल रहा है थीसिस सबमिट करने में, और उसके बाद वो नंबर मार्क्स, वाइवा, प्रैक्टिकल, ये वो किस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। और उसमें प्रिंसिपल, डीन और पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, महकमा, हायर एजुकेशन के लोग, यहां तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक इन्वॉल्व है। वो एक स्वयं एक डॉक्टर जो कि रेजिडेंट डॉक्टर है, वो अपनी आप बीती सुना रही है मेडिकल कॉलेजेस की। वो ऑडियो वायरल है। मैं इस आज की वीडियो के बाद वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज सुबह मैं जब अवनीश भाई के साथ इसी विषय में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे भेजी, मैंने वो सुनी। उसमें वो डॉक्टर सरेआम आरोप लगा रही है
कि इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल इस घटना में इन्वॉल्व है। वह प्रिंसिपल ही इन कामों में लिप्त था। हां, इस लड़की ने उसके इस कुकृत्य में कोऑपरेट नहीं किया। और ममता बनर्जी ने क्या किया? उसको इस कॉलेज से हटा के तुरंत दूसरे कॉलेज में पोस्टिंग दे दी। ममता, अच्छा, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो भतीजवा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं बंगाल में कि इस रैकेट में वो भी शामिल है, वहां तक भी लड़कियां पहुंचाई जा रही थी और इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ही उसमें इन्वॉल्व था। आखिर घटनास्थल को, मेडिकल कॉलेज को क्यों वेंटिलाइज किया गया? जब कल डॉक्टर्स कल रात को वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर वो 5,000 गुंडों की भीड़ कहां से आई अचानक, और उन्होंने उस पूरे धरने को तहस नहस कर दिया और पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ मचा दी। उस अस्पताल में रेनोवेशन का काम लगा दिया गया, जिससे कि पुलिस जो है वो फॉरेंसिक एविडेंस न इकट्ठे कर सके घटनास्थल से। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी की सरकार जो है, अब तो सीबीआई आ गई है, सीबीआई आ गई। नहीं, सीबीआई तो 5 दिन बाद आई ना। 5 दिन तक ममता बनर्जी क्या कर रही थी? और आगे सुनिए। वो उसके पीछे कारण ये है, नहीं मैं बीच में टोक रहा हूँ, जी माफ कीजिएगा। जी जी। देखिए क्या हुआ कि जब पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, आउटरीच हो रहा था, ममता सरकार पर प्रेशर बन रहा था, तो ममता सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, ताकि सवाल अब ममता से नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए उन्होंने सीबीआई पर बात कर दी कि सीबीआई जांच करेगी अब। यानी कि सीबीआई आपके यहाँ बैन है, आपके यहाँ सीबीआई किसी केस को लॉन्च नहीं कर सकती, एफआईआर नहीं कर सकती, किसी जांच को सीबीआई नहीं कर सकती। सीबीआई को आपकी पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार दोनों तरह से हो जाता है, सीबीआई आपके यहाँ घुस नहीं सकती। लेकिन जब जनता का आक्रोश, आउटरीच हुआ, उसको शांत करने के लिए और पुलिस वालों को बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए 4-5 दिन जब लीपापोती हो गई, तो पुलिस पुलिस से हटाकर सीबीआई को दे दिया। वो सीबीआई जिसको आप फूटी आंख देखना नहीं चाहती। देखिए, मैं एक बात आपको और बताऊं। जिस संजय रॉय को इन्होंने पकड़ के प्रस्तुत किया और एक अकेले के सिर पे पूरा केस मढ़ने की कोशिश की बंगाल पुलिस ने, कलकत्ता पुलिस ने, एक तो उसमें अच्छी बात यह हो गई कि जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर कम्युनिटी भड़क गई। और जो पोस्टमार्टम हुआ वो भी तो आखिर एक डॉक्टर ने किया होगा। और जो डॉक्टर लॉबी थी वो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी में, उनकी धौंस में, उसकी तस्करी में, है वो नहीं आई। और उन्होंने एक्चुअल पोस्टमार्टम से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई, और डॉक्टर्स ने सचमुच जो एक्चुअल रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम में वो दे दी है। उससे यह सिद्ध हो गया है कि अच्छा, वो तो जब जब जांच होगी, जब उस जो सीमेंट जो बॉडी में पाया गया उसकी जब डीएनए जांच होगी, और फॉरेंसिक साइंस तो अब इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो घटनास्थल से जो भी बॉडी फ्लूइड्स, इसके अलावा जो भी बाल, डेड स्किन के जो भी कुछ मिलेगा फॉरेंसिक वालों को, वो तो एक एक कितने थे कुल दोषी वहां तक निकाल देंगे। तो ये जो संजय रॉय है सर, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है। और ये आप कलकत्ता गए हैं? कलकत्ता में टीएमसी के गुंडे किस प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, समानांतर सत्ता चलती है। आपको मालूम है, मान लीजिए आपका मोहल्ले में झगड़ा हो गया, तो आप कलकत्ता में डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर आप चले जाएंगे तो पुलिस आपको क्या बोलेगी? अरे आप इधर क्यों आ गए? आप जाइए पहले अपने मोहल्ले के टीएमसी ऑफिस में जाइए। हर मोहल्ले में नहीं, मोहल्ला, सॉरी मैंने गलत बड़ा शब्द बोल दिया। हर गली में टीएमसी का एक ऑफिस होता है। वहां टीएमसी का एक लोकल, उसको वो लोग कार्यकर्ता बोलते हैं पर वो लोकल गुंडा होता है, वही सारे मोहल्ले की पूरी पैरेलल व्यवस्था चला के वो पहली सीढ़ी है हर किस्म के न्याय की। आपको अपना केस पहले टीएमसी के लोकल ऑफिस में लोकल गुंडे के सामने ले जाना है। अगर वो अलाउ करेगा तभी थाना आपकी रिपोर्ट लेगा, नहीं तो वो अपने लेवल पे सलटा देगा।
ये है व्यवस्था टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, गुंडों की। और ममता बनर्जी अपने हर गुंडे को, हर कार्यकर्ता को पैसा कमाने का उन्होंने एक तंत्र बना रखा है कि आखिर जो व्यक्ति हमारे लिए वोट जुटाएगा, हमारे लिए वोट, हाँ, हमारे खिलाफ वोट देने वालों को धमकाएगा, तो उसके लिए पैसे की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो संजय रॉय है, ये उसी व्यवस्था का अंग था। जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। जी, लेकिन ठीक है, ये तो व्यवस्था है, इस पर तुम लगातार प्रहार करते हैं, लेकिन कराची वुड चुप था। राहुल गांधी और तमाम नेता चुप थे। आप देखिए अखिलेश यादव जो सीतापुर, आजमगढ़ के लिए लगे हुए हैं, अपने मैनपुरी को जीतना चाहते हैं, अयोध्या को जीतना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस पर बात ही नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है ना। और ममता बनर्जी के सबसे अच्छे संबंध अगर किसी के साथ है तो अखिलेश के साथ। अखिलेश ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो ममता बनर्जी की रैली में वहां गए थे, और कोई नहीं गया था। तो अखिलेश चुप है। वो तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, हाथरस पे बोलेंगे, सीतापुर पे बोलेंगे, गाजीपुर वाले केस पे बोले थे, तो हर केस पे उनका मुंह खुलता है और ज्ञान निकलता है। लेकिन ये कोलकाता वाले केस पर ये भी चुप थे। पप्पू भी चुप है, पिंकी भी चुप है, कराची हुड भी चुप है, भांड वाले भी सारे चुप है। तो चुप्पी क्या कहती है महाराज? इसे देखिए, अखिलेश तो खैर अभी अयोध्या जी से और कन्नौज से ही बरी नहीं हुए हैं। पहले अयोध्या जी में जो है वो डीएनए टेस्ट करा रहे थे, हैं, और कन्नौज में जो है वो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और उसमें उनका जो है खासम खास आज उन्होंने एक नया कांड कर दिया है। अखिलेश जी का लेटेस्ट कारनामा सुने कि नहीं सुने? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले नागिन डांस होने लग गया, फिर लौंडा नाच हुआ। तो लौंडा नाच देखना तो अखिलेश का, हाँ, सांप और बीन वाला चल रहा था, वही ना। हाँ। उसके बाद वो जो गोमती नगर वाला जो कांड हुआ था, जिसमें 20, 22, 25 शोधे जो हैं वो भरी बरसात में सड़क पे पानी भरे हुए में आती जाती महिलाओं को, औरतों को छेड़ रहे थे, उसका पक्ष लेने लग गए। उसको बुला लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नाम लेके बुलाया, आओ भाई वो यादव लड़का कौन है, उसको बुलाओ। वो लड़का आया, उनसे मिल के गया मंच पे, और उसका पक्ष ले रहे थे कि इसको जो है पुलिस ने गलत फंसा दिया है, और हम भी याद रखेंगे किस एसएचओ ने फंसाया है, उसका तुम भी याद रखना जी, जब हमारी सरकार आएगी तो उस थानेदार को देखेंगे। जबकि जो वीडियो जारी हुआ, अच्छा, आज अखिलेश यादव ने कहा कि वो लड़का तो चाय पी रहा था वहां पे, पुलिस पकड़ के ले गई। सर, कमर भर पानी है, घुटनों से ऊपर तक पानी था रोड पे, वहां कहां चाय पी रहा था वो? और पुलिस ने जो है वो वीडियो जारी कर दिया, और उसमें उस लड़के के फोटो पे गोल चिन्ह लगा दिया कि ये है वो यादव जी, जिसका कि पक्ष आज बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी उसको क्लीन चिट दे रहे थे, अखिलेश यादव जी, नागिननाथ देखते हुए कि योगी जी ने जो है जबरदस्ती हमारे लड़के को फंसा दिया। तो सर, अखिलेश यादव तो खानदानी उनका धंधा है, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना, बलात्कारियों को मॉरल सपोर्ट देना, बलात्कारियों को ये बोलना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो वो क्या किस मुंह से बोलेगा? कलकत्ता की डॉक्टर के बेचारी की इतनी विभत्स, इतनी जघन्य हत्या और रेप पे अखिलेश का मुंह है बोलने वाला? और राहुल गांधी की औकात है? इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की क्या औकात है, आप बताइए? उसकी औकात नहीं है कि वो अयोध्या कांड पे या कन्नौज कांड पे या किसी पे बोल सके, गोमती नगर कांड पे। उसको मालूम है कि ये जो 6 सीटें आ गई हैं, बाई चांस बिल्ली के भाग से छिका टूट गया है, ये सिर्फ आज वो अमेठी रायबरेली भी जो जीते हैं वो समाजवादी पार्टी के वोट से जीते हैं। अखिलेश यादव अगर अपना समर्थन खींच लेंगे तो जमानत वापस जब्त हो जाएगी। सर, राहुल गांधी अपनी इस मजबूरी को समझता है, इसलिए उसकी औकात नहीं है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ या अखिलेश यादव के खिलाफ या अखिलेश यादव के जो समाजवादी गुंडों के द्वारा
कोई कुकृत्य होता है तो उसके खिलाफ बोल सकें। वो सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश में बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के किसी समर्थक वर्ग द्वारा यदि कुछ काम होता है तब उनका जो है वो उनकी छातियों में दूध उतर जाता है, तब उनका जो वो पिन्हा जाते हैं और भाग के जाते हैं मतलब हाथरस और कहां कहां। अदरवाइज सर उनकी औकात नहीं है कि वो कलकत्ते चले जाए। और एक मिनट मैं चैलेंज करता हूं, आज राहुल गांधी कलकत्ता पहुंच जाए, बंगलिया सब इनको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के पलियर का बानर बना के मारेंगे उसी कलकत्ते में। ये हाथरस नहीं है कि पहुंच जाएंगे। बंगाल में घुस के दिखाए राहुल गांधी, ममता बनर्जिया इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। इस बात को राहुल गांधी भी जानते हैं। इसलिए ये जितना इंडिया अलायंस है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे। वो तो शुभेंदु अधिकारी है, वो दहाड़ रहा है कलकत्ते में बैठ के। जी मैं एक सवाल इसमें आखिरी पूछ रहा हूँ। चलिए पॉलिटिशियन को तो समझ में आता है, ये कराची वुड वाले कहाँ चुप है? वो जिनको पटाखों से डर लगता है, जिनको होली के रंग से डर लगता है, जो बकरा उबाल के खा जाती हैं, दिया मिर्जा, एक है ना दिया मिर्जा, बकरा उबाल के खा जाती हैं, उनको कुत्तों को पटाखे छोड़ दो तो कुत्ते घबरा जाएंगे, लेकिन वो खुद नमक मिर्च मसाला डाल के उस कुत्ते को खा जाएंगी। तो ये जो है कराची वुड वाले, ये भी साले सब चुप हैं। इनको भी क्या हाईकमान से बोला नहीं गया भाई कुछ बोलो? इनको कह दिया या फिर इनको कह दिया गया बिल्कुल चुप रहना, बोलना मत? नहीं नहीं नहीं, इनको तो बोलना है, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इनकी तो स्क्रिप्ट लिख के आती है कराची से। ये तो अगर कराची से आदेश आएगा तब बोलेंगे। और ये तो सर बिके हुए दोगले लोग हैं ना, इनका कोई दीन ईमान थोड़ी ना है। आप बताइए कोई कराची वुड वाला, बांग्लादेश में हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुए, कोई बॉलीवुडिया भांड कोई बोला कुछ अपने इनके मुंह से किसी एक के? मैं ऑल आइज ऑन रफा, एक मिनट, इन सबने वो फोटो लगाई थी ना ऑल आइज ऑन रफा, एक ने भी बोला ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू? या किसी ने भी बोला ऑल आइज ऑन कोलकाता? नहीं। इनकी छातियों में अभी अभी आप इनके सामने गाजा, फिलिस्तीन ये नाम ले दीजिए, छातियों से दूध टपकने लगता है। बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय देखी है आपने कभी? जर्सी जो होती है जो 60-60 लीटर देती है, जब उनका दुहाने का टाइम हो जाता है तो अपने आप थनों से दूध गिरता रहता है। देखा है, मैंने देखा है। बॉलीवुड का भी सर, जैसे ही अगर आप कोई बॉलीवुड अभिनेत्री खड़ी हो और उसके आगे बोल दीजिए फिलिस्तीन, रफा, गाजा, तुरंत कंचुकी भीग जाएगी सर। पहना जाती हैं। पहनाना जानते आप तो? कर बनारस के हैं, पहनाना वर्ड हाँ जानते? नहीं नहीं, हाँ अरे हाँ, पिराना पे हमने अलग से बात की है। समझा दूं, दर्शकों को समझा दूं कि गाय के जो गाय भैंस जो स्तन बीवी होते हैं, उनके स्तनों में हमेशा दूध नहीं होता है। दूध उनके सिस्टम में अंदर कहीं होता है। जब उनके अंदर मातृत्व प्रबल भावना जागृत होती है तो दूध छातियों में उतर जाता है। अदरवाइज छातियां जो स्तन होते हैं ना, स्तन जिनको बोलते हैं, वो बहुत पिले से ऐसे ढीले से होते हैं। और जैसे ही स्तनों में दूध उतरता है, मातृत्व की भावना जब जागती है तो स्तन दूध से भर जाते हैं और स्तन एकदम कड़े लाल हो जाते हैं। उसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं पहनाना, पहना गई। जब किसान क्या करता है, जब बच्चा छोड़ता है तो बच्चा जब थनों को चुगलाता है तो गाय भैंस दूध छोड़ देती है, तो हम लोग कहते हैं पहना गई, पहना गई। तो गाय तो किसान जो है बच्चे को हटा लेता है, नहीं तो सारा बचवा पी जाएगा। तो सर बॉलीवुड की अभिनेत्री भी ऐसे नहीं पहनाती है, उसको बोलना पड़ता है। जैसे बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री, उसको बोलो गाजा, पहना जाएगी।
ऐसे थोड़ी ना। अभी उसके आगे कोलकाता या अयोध्या बिसुख जी, जाए, मौज कोलकाता बोलेंगे तो बिसुख जाएगी। बिसुक जाएगी एकदम। अब दर्शकों को ये भी समझाना पड़ेगा बिसुक जाना किसको कहते हैं कि एक गाय भैंस जब बच्चा देने के बाद 8 10 12 महीना 14 महीना दूध दे देती है, फिर दूध धीरे धीरे सूख जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बिसुक जाना। तो इनफैक्ट इस वक्त बॉलीवुड बिसुक गया है, बिसुख आ गया है। ठीक, सही कह रहे हैं, अभी सही आप कह रहे हैं। रफा में कुछ होने दीजिए। इस्माइल हानिया हाँ, मरा था, कैसे पिन्हा गए थे सब, हैं? माफ इंसानों का सबका। जी चलिए, आपने समय दिया, इस मुद्दे पर बात की, फिर मिलेंगे, करेंगे किसी और टॉपिक पे बेहतर बातचीत। लेकिन न्याय की उम्मीद और आस लगातार बनाए रखिए, और हम ये चाहते हैं कि कलकत्ता वाले मामले में जरूर न्याय मिले और जल्दी न्याय मिले, और वो व्यक्ति और जिन व्यक्तियों ने किया है वो फांसी के फंदे तक जाए और उनको वही मौत मिले, ऐसी दर्दनाक मौत मिले जिससे एक नजीर पेश हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। सर, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर बात किया आपने, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ रात्रि।